माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ नासा ट्यूटोरियल्स। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहली चीज ब्रीदिंग के बारे में। गाइस इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन देख लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस अगर हम बात करते हैं सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें हम बात करते हैं ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग इट मींस व्हाट? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन। तो ब्रीदिंग में जो दो चीजें इंक्लूड होती है गाइस वो क्या होती है? सबसे पहला इंस्पिरेशन एंड दूसरा क्या होता है गाइस? एक्सपीरेशन। ओके, इन दोनों चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन इस वक्त हम क्या समझेंगे कि इंस्पिरेशन होता कैसे है, एक्सपीरेशन होता कैसे है। गाइस इंस्पिरेशन ये जो प्रोसेस है इट इज नथिंग बट एन एक्टिव प्रोसेस। इट इज नथिंग बट एन एक्टिव प्रोसेस मींस एक्टिव प्रोसेस मींस ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको जरूरत पड़ती है गाइस किसकी? एटीपी की। वेयरएज एक्सपीरेशन में कोई एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। अब इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन है क्या? इन दोनों को समझने के लिए हमें एक ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। और वो दोस्त कौन है चलिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो दोस्त है गाइस इनका सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त है और वो दोस्त कौन है? वो है गाइस रिब केज। वो कौन है? रिब केज। दूसरा एक और दोस्त है वो कौन है गाइस? स्टर्नम बोन, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम बोन। ओके, फिर तीसरा दोस्त आता है गाइस कौन? उनका इंटरकोस्टल मसल्स। ध्यान में रखना है इंटरकोस्टल मसल्स। अब गाइस बायोलॉजी में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनका एक नाम से आपको समझ जाना है। जैसे हेमी की बात होगी तो समझ लेना रिलेटेड टू ब्लड, जैसे पल्मोनरी की बात होगी तो समझ लेना रिलेटेड टू लंग्स, और अगर कोस्टल की बात होगी गाइस तो समझ लेना रिलेटेड टू रिब्स। ओके, अब और जो चौथा दोस्त होता है गाइस वो होता है इनका डायफ्रागम। ओके, सो ये चार दोस्तों की मदद से ये इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस किसकी? इंस्पिरेशन की। अब इंस्पिरेशन में होगा क्या? तो चलिए अब एक पर्सन को इमेजिन करते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल समझ लो मैंने ले लिया लाल भाई को। ओके, तो लाल भाई को ले लिया मैंने। अब लाल भाई को मैंने क्या किया? मैंने उनको यहां से ऐसे काट दिया। ठीक है, जब मैं उनको यहां से ऐसे काटूंगा और मैं उनको ऐसे देखूंगा, कैसे? ऐसे देखूंगा, तो वो मुझे कुछ इस तरीके की उनकी बॉडी नजर आएगी। ओके, जब मैं उनको यहां से काटा और मैंने उनको ऐसे देखा लाल भैया को। ओके, अब यहां से ऐसे दिखाई देगा और आपको क्या दिखाई देगा कि अंदर में भैया दो लंग्स है वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये लंग्स के ऊपर में क्या होगी गाइस? यहां पर प्लूरल मेम्ब्रेन होगी। ओके, ये प्लूरल मेम्ब्रेन होगी। अब एज वेल एज आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब आप उनको यहां से देख रहे हो तो ये वाला पोर्शन सामने का हो गया, ये वाला पोर्शन पीछे का हो गया। ओके, यहां पर आपको क्या दिखाई देता है कि यहां पर ये पीछे वाला पोर्शन है, ओके, पीठ वाला पोर्शन। तो यहां पे आपको क्या दिखाई देगी? वर्टिब्रल कॉलम दिखाई देगी, ये वर्टिब्रल कॉलम होगी। और यहां पर आपको क्या दिखाई देगी गाइस? स्टर्नम बोन दिखाई देगी, तो ये स्टर्नम बोन होगी। ओके, अब ये स्टर्नम बोन जो ब्रेस्ट बोन थी। अब इन दोनों से मिलकर क्या निकलता है, क्या बनता है? इन दोनों को क्या जुड़ के आता है? वो होता है गाइस क्या? आपका रिब केज, मतलब आपके रिब्स। वी हैव 12 पेयर ऑफ थोरैसिक रिब्स। तो ये रिब्स कुछ इस तरीके से आकर यहां पर जुड़ते हैं। ओके, सो ये हो गए आपके रिब्स। मैं यहां पर पूरे 12 तो नहीं बना सकता हूं, लेकिन आपको समझने के लिए सिर्फ आपको 3 रिब्स को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये रिब्स बन गए। अब ये जो रिब्स होते हैं, पहली चीज हो गई गाइस रिब केज की। ओके, दूसरी चीज क्या आती है? स्टर्नम बोन। तो ये हो गया क्या गाइस? आपका स्टर्नम बोन। ओके, इधर पे ये आपकी क्या होगी? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड का उतना कुछ फंक्शन नहीं होता है रेस्पिरेशन में। ओके, अब ये रिब्स हो गए, ये स्टर्नम बोन हो गया। अब आते हैं गाइस क्या? इंटरकोस्टल मसल। अब समझ लीजिए गाइस कि ये जो दो मार्कर्स मेरे हाथ में है। ओके, सो ये क्या है? ये आपकी रिब केज है। ठीक है, ये एक रिब के ये रिब बोन एक है आपकी और ये दूसरी रिब की बोन है। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इंटरकोस्टल मसल्स का काम क्या होता है कि यहां पर दो टाइप के इंटरकोस्टल मसल्स रहते हैं। एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, मतलब जो रिब केज को बाहर से जॉइंटेड रहती है। ओके, बाहर से कनेक्टेड रहती है। और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो उसको पीछे से कनेक्टेड रहती है। ओके, ये एक्सटर्नली और ये इंटरनल। ओके, अब यहां पर मैं इंटरकोस्टल मसल्स बना लेता हूं। तो ये है गाइस क्या? इंटरकोस्टल मसल्स। यहां पर हमने सारे इंटरकोस्टल मसल्स बना लिए। इधर पे भी सेम इंटरकोस्टल मसल्स आपको ध्यान में रखना है।
और गाइस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर आप अपने एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप अगर आगे चल के एग्जाम देने वाले हो, तो आपको ये चीजें लिखना बहुत ज्यादा अनिवार्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर आप इनको नहीं लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो ये हमने इंटरकोस्टल मसल्स भी बना लिया। अब इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, तो इंस्पिरेशन में होगा क्या कि सबसे पहले तो भैया एटमॉस्फेयर में एयर है। ओके, एटमॉस्फेयर में एयर है, उस एयर को हमने अंदर लिया। मैंने क्या बोला, एटमॉस्फेयर में एयर है, उस एयर को मैंने अंदर लिया। ये एक डांस के स्टेप है, एटमॉस्फेयर में एयर है, उस एयर को मैंने अंदर लिया। ओके, तो जैसे ही मैंने उस एयर को अंदर लिया, मतलब मैंने क्या किया, इंस्पिरेशन किया, इनहेल किया, मतलब मेरी थोरेसिक कैविटी फिर इंक्रीज होगी। अब थोरेसिक कैविटी इंक्रीज कैसे हुई, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, डायफ्रागम। डायफ्रागम हमको यहां पर कुछ इस तरीके की एक मसल होती है जो यहां पर हमारे लंग्स को सपोर्ट करके रखता है, तो हमने यहां पर एक डायफ्रागम बना लिया। ओके, अब ये डायफ्रागम बन गया। अब चलो फिर से वही डांस की स्टेप करते हैं। एटमॉस्फेयर में एयर है, उस एयर को हमने अंदर लिया। एटमॉस्फेयर में एयर है, उस एयर को हमने अंदर लिया और हमारी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी। कैसे हुई, हुआ क्या था, जैसे ही मैंने एटमॉस्फेयर के एयर अंदर, मेरी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि रिब केज के बीच में यहां पर हमारे पास में है इंटरकोस्टल मसल, हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो यहां पर बाहर से इसको जॉइंटेड है, वो क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए। मतलब उन्होंने क्या किया, बाहर से हमारे थोरेसिक कैविटी को ऐसे बाहर खींचा। अब समझ लो ये मेरा शर्ट है, ये क्या है, ये मेरा रिब केज है, ठीक है, और मेरे हाथ क्या है, इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मेरे थोरेसिक कैविटी मतलब जो मेरा शर्ट है उसको मैं खींच रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ आ गया। उसी तरह से रिब केज का होता है गाइस, मेरे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या कर रहे हैं, उसको बाहर से खींच रहे, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गई। अंदर में लंग्स में जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो बाहर की जो एयर थी वो अंदर आ गई एंड थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गई। ओके, बट एक और चीज क्या हुई है, ये जो डायफ्रागम जो डूम शेप था वो फ्लैट हो गया। हमेशा ध्यान रखना है, बहुत बच्चे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। डायफ्रागम जब डूम शेप का रहता है, वो जब ऐसे रहता है, ओके, ऐसे शेप में होता है, तो इट मींस इट इज इन रिलैक्स। ओके, बट जब वो ऐसे फ्लैट हो जाएंगे, इट मींस इट इज इन कॉन्ट्रैक्ट। और जब ये डायफ्रागम फ्लैट होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएंगी एंड इंस्पिरेशन होगा। ओके, इंस्पिरेशन के बारे में आप सभी को समझ में आ गया, आई होप सो। एक और बार फिर से बात करते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल गेट इंक्रीज्ड। इसका मतलब आपका जो रिब केज है वो बढ़ गया है, ऊपर की तरफ खींच गया है, एज वेल एज आपका डायफ्रागम क्या हो गया है, फ्लैट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिस वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ गई और लंग्स भी एक्सपांड हो गए। ओके, अब सेकंड बात करते हैं गाइस एक्सपिरेशन की। एक्सपिरेशन पूरा उल्टा, इंस्पिरेशन का पूरा उल्टा। क्या हुआ था, इंटरकोस्टल मसल क्या हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, एक्सपिरेशन में वो रिलैक्स हो जाएंगे। मतलब अब देखो, अब ये मेरा पीछे का समझ लो, ये मेरे जो पीछे में जो हाथ है, ये है मेरे क्या, इंटरकोस्टल मसल। अब वो रिलैक्स हो रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, जो मेरा शर्ट जो ऊपर की तरफ आया था, कब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, वो पीछे की तरफ आ जाएंगे ऐसे। तो अब क्या हो गया है, वो रिलैक्स हो गया, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, मतलब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जैसे डिक्रीज हो गया, अंदर में जो एयर था वो बाहर आ गया एंड प्रेशर ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, सॉरी, प्रेशर ऑफ लंग्स इंक्रीज हो गया एंड डायफ्रागम जो फ्लैट था वो फिर से डूम शेप हो गया। समझ में आया, बहुत इजी है गाइस, एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में बस ध्यान में क्या रखना है, intercostal muscle get contract due to the volume of thoracic cavity get increased and diaphragm become flat. एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, intercostal muscle get relaxed due to which the thoracic cavity का वॉल्यूम होता है डिक्रीज and the diaphragm become dome shape. बस इतनी चीजों को ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। यही था गाइस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहला अबाउट द ब्रीदिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।